हेलो बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं 2024 के लिए चुन चुन के आज सिर्फ 48 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ और ये 48 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मुझे पूरा आशा है यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो पूरा सवाल तो आपको समझ में आ ही जाएगा और साथ में एग्जाम में इसी वीडियो से कम 5 से 7 सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करेंगे यदि आप 10th में होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हो बच्चों, आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने में आएगा, हीलियम कैसा तत्व है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हीलियम एक अक्रिय तत्व है, क्योंकि ये किसी भी अभिक्रिया में ना भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। तो हीलियम कैसा है? एक अक्रिय तत्व है। इसके जो बाह्यतम कक्ष होते हैं वो फुल होते हैं, अर्थात ये क्या है? एक अक्रिय तत्व है, ठीक है। चलिए, तो आज का दूसरा सवाल आपके सामने में आने वाला है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, है ना, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो हम लोग जल को क्या लिखते हैं? H2O। तो देख सकते हो हाइड्रोजन 2 भाग रहेगा और ऑक्सीजन कितना भाग रहेगा? 1 भाग रहेगा, अर्थात 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, तो आज का तीसरा सवाल देखिए। तो आज का तीसरा सवाल आपके सामने में आने वाला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपको मालूम होगा यदि पेड़ पौधा नहीं रहता, ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता ना तो पेड़ पौधा अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन देता नहीं। तो क्या करता है ना, जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना तो प्रकृति में ऑक्सीजन का क्या रहता है ना, संतुलन बना रहता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के कारण प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, नहीं तो आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का चौथा सवाल देखेंगे आप लोग। तो आज का चौथा सवाल आपके सामने में आएगा, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, है ना, एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपको याद रखना है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। कितना? 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के टूटने से। चलिए, तो आज का पांचवा सवाल आपके सामने में आएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना, या मानव हृदय में कितने वेशम, कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपको याद रखना है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। बायां दायां नील्य और बायां दायां अलिंद, अर्थात 4 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज का छठा सवाल आपके सामने में रहेगा, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है, ठीक है ना। देखो, जब प्रकुंचन दाब बोलेगा ना तो आपको याद रखना है 120 mmHg, ठीक है ना। और जब अनुशीतलन बोलेगा ना, अनुशीतलन, तो आपको 80 mmHg याद रखना है। प्रकुंचन दाब बोलेगा तो 120 mmHg याद रखना। चलिए, तो हम लोग देखेंगे आज का 7वां सवाल, ठीक है ना। तो आज का 7वां सवाल आपके सामने में आएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, ठीक है ना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। और रंध्र कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्ता हो जाएगा। तो आपका 7 का सही आंसर बाबू यहाँ पे सी होने वाला। चलिए, तो आज का 8वां सवाल रहेगा आपके सामने में, ये कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, ठीक है ना। तो याद रखना आपको नाइट्रोजन को अलग करता है। किसको अलग करता है? नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे 8 का सही आंसर आपका बाबू ए हो जाएगा। चलिए, तो आज का 9वां सवाल रहेगा आपके सामने में, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है हाइड्रा में जो प्रजनन होता है ना, इसमें सिर्फ हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन विधि होता है, ठीक है ना। हाइड्रा में और ईस्ट में, इन दोनों में प्रजनन जो होता है, जनन जो होता है ना, मुकुलन विधि से होता है, ठीक है ना। मुकुलन का मतलब उसके ऊपर कुछ ना उभार उत्पन्न होता है जिससे संतान का जन्म हो जाता है। चलिए, आज का 10वां सवाल देखिए। तो आज का 10वां सवाल आपके सामने में आएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, ठीक है ना। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक में म्यू का मान होता है sin I/sin R, ठीक है ना। हम लोग इसी को एस्नेल का नियम भी कहते हैं। इन नियम को एस्नेल ने दिया था, ठीक है। चलिए, तो आज का 11वां सवाल देखिए। तो आज का 11वां सवाल आपके सामने में रहेगा, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, ठीक है, या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है बाबू, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है ना, ताकि जो बाल रहेगा छोटा छोटा ना, वो दिखाई देगा ठाकुर भाई लोग को बड़ा बड़ा, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए, तो आज का 12वां सवाल देखिए। तो आज का 12वां सवाल आपके सामने में रहेगा, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, ठीक है ना। देखो, तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है और ये जो बैगनी रंग रहता है ना, इसका झुकाव क्या रहता है बाबू? सबसे ज़्यादा रहता है, याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग आज का 13वां सवाल देख लेते हैं। तो आज का 13वां सवाल आपके सामने में ये आएगा बाबू, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? देखो, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर रहता है ना, वो साफ जल में। कहाँ रहता है? साफ जल में। और जो मलेरिया फैलाता है,
लेरिया, मौ से मल, ठीक है ना, ये कहाँ रहेगा, गंदा जल में रहेगा। मलेरिया वाला मच्छर गंदा जल में और डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है, याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग आज का 14वां सवाल देखेंगे। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है ना, और यह क्रिया कहाँ पे होता है, तो यह जो क्रिया होता है ना बाबू माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पे यह क्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा। चलिए तो आज का 15 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो लेंस आपको मालूम होता है ये पारदर्शी होते हैं, ठीक है ना, जबकि जल पारदर्शी हो सकते हैं, कांच भी पारदर्शी हो सकते हैं, प्लास्टिक भी पारदर्शी हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं हो सकते, ठीक है ना, अर्थात लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए तो आज का 16 नंबर सवाल देखिए। तो आज का 16वां सवाल रहेगा आपका, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए, है ना, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होता है ना, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो याद रखना आप लोग को 25 सेंटीमीटर, है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बाबू, तो 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए तो आज का 17 नंबर सवाल देखिए। आज का 17 नंबर सवाल आपके सामने में रहेगा, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना, तो याद रखिए 3 होती है ना, अणु बोले परमाणु बोले इनकी संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए तो आज का 18वां सवाल देख लीजिए आप लोग। तो आज का 18वां सवाल रहेगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ना, वृक्क किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा आप लोग उत्सर्जन से संबंधित, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए तो आज का 19वां सवाल देखिएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, ठीक है ना, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए तो आज का 20वां सवाल देखेंगे आप लोग। पराग कोश में होते हैं, ठीक है ना, पराग कोश में क्या होते हैं, तो देखो पराग कोश में जो होते हैं ना बाबू परागकण होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, तो आपको याद रखना पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण, क्या होते हैं पराग कोश में, परागकण होते हैं, ठीक है ना, पादप में पाया जाता है पराग कोश परागकण, पराग कोश परागकण, ये सब नर जनन अंग का नाम है, याद रखिएगा। चलिए तो आज का 21वां सवाल आप लोग देख लीजिए। तो आज का 21वां सवाल आपके सामने में ये रहेगा, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, ठीक है ना, तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो अधिक समानता है ना वो किससे हो जाएगा, तो चिंपैंजी से हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग जो है ना ज़्यादातर मैचिंग करते हैं किससे, चिंपैंजी से करते हैं, चीन के विद्यार्थी से नहीं करते, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो आज का 22वां सवाल आपके सामने में रहेगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है ना, ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है, दोनों बात याद रखिएगा। तो आज का 23वां नंबर सवाल देखिए आज का। तो आज का 23वां सवाल रहेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से, तो आप लोग जो जल देखते हो ना H2 यही टूटता है ना, ठीक है ना, तो यहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या कर जाता है, बाहर निकलता है, अर्थात जल के टूटने से। तो 23 का फिलहाल ए हो जाएगा। तो आज का 24वां सवाल आपके सामने में रहेगा, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग मैग्नीशियम बाबू क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 25वां सवाल देख लीजिए। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण ना मधुमेह रोग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो होता है ना घेगा, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 25 का आपका आंसर सही बी होने वाला है। तो आइए 26 को देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है ना, तो सबसे जो ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है ना वो लाल रंग का होता है, इसलिए इसको खतरा का निशान भी कहा जाता है और यह दूर से भी दिखाई देता है। चलिए तो आज का 27वां सवाल देखेंगे, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बाबू रे वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, याद रखेंगे। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो आज का 28वां सवाल आप लोग देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस उत्तरदायी है। तो आज का हम लोग 29वां सवाल को देखेंगे। तो आज का 29वां सवाल आपके सामने में रहेगा, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो ये जो होता है ना लाइकेन से निकाला जाता है, याद रखिएगा। चलिए 30 में देखेंगे, द्विखंडन होता है, ठीक है ना, द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है ना, जो पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मेनिया में, इस सब में पाया जाता है। तो यहाँ पे इनका आंसर सभी हो जाएगा, अर्थात 30 का डी हो जाएगा। चलिए 31 में देखेंगे आप लोग। तो 31 में दिया है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, ठीक है ना, तो देखो ये जो अंडप है, ये जो वर्तिका है, ये जो वर्तिकाग्र है, ये सब मादा जननांग का नाम है, ठीक है ना, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, ये सब क्या है, नर प्रजनन अंग है। तो 31 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 32 में देखेंगे, अंडाणु निषेचित होता है, ठीक है ना, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, तो याद रखेंगे फैलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचित होता है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आज का 33वां सवाल को देख लेते हैं।
तो 33 में दिया है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर दृष्टि दोष का परिभाषा होता है दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती, याद रखेंगे। तो जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है उसके आंख में दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है ना। चलिए तो 34 नंबर देख लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता कौन होता है? जो किसी को भक्षण कर सकता है ना, जो किसी भी न किस तरीका से ना पेड़ पौधा पे या किसी जीव जंतु पे निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपभोक्ता कौन हो सकता है? जंगली जानवर। क्या कि जंगली जानवर किसी को खा सकता है, जबकि हरे पौधे फूल पत्ती ये सब किसको खाएगा? किसी को नहीं खाएगा ना। तो 34 का फिलहाल आपका सी हो जाएगा। चलिए आज का 35वां सवाल देखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो याद रखना आप लोगों को, कवक में क्या होता है? मृतजीवी पोषण। कवक में क्या होता है बच्चों? मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण का मतलब होता है जो सड़ी गली चीज़ पे या मृत शरीर पे ना आश्रित रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक इसका उदाहरण हो जाएगा, गोबर छत्ता से हो जाएगा। तो आज का 36वां सवाल आपका रहेगा, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन। कौन है बाबू? नेफ्रॉन। यदि वीडियो को आपको थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब कर देने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, है ना, और दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए ना तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। बस आपको 850786 3061, ठीक है ना, इस पर आपको हाई लिख के भेजना है और साथ में लिख देना 10th। मुझे समझ में आ जाएगा आप 10th में, ठीक है ना। तो ये वाली PDF आपको मिल जाएगा और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का 37वां सवाल देखिएगा। तो 37 में बच्चों, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ठीक है ना। तो फूल सब जो होता है ना, इसमें लैंगिक जनन कहाँ पे होता है? तो फूलों में होता है। कहाँ पे होता है? फूलों में। फूल के अंदर नर और मादा दोनों जननांग होते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का 38वां सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन एक जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ? देखो तो जैविक परिक्रम का मतलब जो समझो सड़ गल सकता है, ठीक है ना, जिसमें जान होगा, जो सजीव होगा, ठीक है ना, वही सड़ गल सकता है। तो रबर, प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन ये सब तो कभी नहीं सड़ गल सकता है, लेकिन सूखे घास पत्ते एक न एक दिन क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, मिट्टी में बदल जाएगा। तो 38 का फिलहाल आपका ए हो जाएगा। चलिए तो आज का 39वां सवाल देखेंगे आप लोग। हरे पौधे कहलाते हैं, देखो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक। इसमें क्लोरोफिल होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। चलिए आज का 40वां सवाल देखेंगे। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के पंख है? देखो तो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों पंख से क्या करते हैं? उड़ने का काम करते हैं। दोनों पंख से क्या करते हैं? उड़ने का काम करते हैं। तो काम तो समान है, काम क्या है? समान है, लेकिन अंग यहाँ पे अलग अलग है। कीट के पंख में पर होते हैं लेकिन चमगादड़ के पंख में पर नहीं होते, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका समविवर्ती अंग। क्या हो जाएगा? समविवर्ती अंग हो जाएगा, ठीक है ना। समविवर्ती अंग का मतलब होता है अंग का जो रचना होता है ना वो भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ रहता है और कार्य समान होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं समविवर्ती अंग। तो 40 का फिलहाल आपका सी हो जाएगा। तो आइए हम लोग 41 को देख लेते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक प्रकार का ना क्या है? उपचयन है। ये इसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो आज का 42वां सवाल देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ठीक है ना। तो जिसमें नर और मादा दोनों का गुण होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उभयलिंगी बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ। तो आज का 43वां सवाल देखिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। चलिए 44 नंबर देखिए। तो 44 में दिया आप लोग का सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बच्चों उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर देखेंगे आप लोग आज का। तो 45 में दिया है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में, ठीक है। चलिए 46 देखेंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, याद रखिएगा। 47 देखेंगे आप लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे, और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो 47 का यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। तो बच्चों आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखेंगे ये जो बुक है ना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये लिखे हैं चार्ल्स डार्विन। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। यदि वीडियो को आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको इसी तरीका से इंपॉर्टेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, सब्जेक्टिव रहेगा ना, वो आपको मिलता रहेगा और आपका तैयारी बेहतर तरीका से होता रहेगा। तो अगर ये वाली PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। एक बार मैं आपको और व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। तो अपना व्हाट्सएप नंबर आएगा 850786 3061, ठीक है ना। आपको इस पर हाई लिखना है, 10th लिख देना, ठीक है ना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय।